गर्ल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज हम करने वाले हैं 15 मिनट्स का मेगा माइंड मैप का रिवीजन आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का। तो सीट की पेटी कस के बांध लीजिए जस्ट फॉर ओनली 15 मिनट्स, जिसमें आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो भाई लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि आज के इस सेशन में होने क्या क्या वाला है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो भाई आज के इस सेशन में हम दो चीजें पढ़ने वाले। एक तो हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस। अगर मैं बात करूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से वेरिएशंस किसको कहते हैं? चेंजेस कहते हैं वेरिएशंस को। तो वो किस में पॉसिबल होते हैं और क्या क्या मेन बेसिक डिफरेंस होता है आपके एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अगर मैं बात करूं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कोई भी गैमीट की फॉर्मेशन इसमें नहीं होती है। देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन, कोई भी गैमीट की फॉर्मेशन इसमें नहीं होती है। एंड इसमें वेरिएशंस होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई दो डिफरेंट टाइप के गैमीट साथ में मिलकर के जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। तो भाई आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही टाइप के जीन्स जो आपके पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। अगर मैं बात करूं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे टू ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं आपके इस प्रोसेस में। कौन कौन? आपका मेल एंड फीमेल दोनों ही। एंड इसमें गैमीट्स फॉर्मेशन भी होती है, गैमीट फॉर्मेशन भी होती है। जैसे मेल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है एंड फीमेल्स में ओवम की फॉर्मेशन होती है। और जब दोनों फ्यूज होते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है। इसी रीजन से आपके वेरिएशंस होने के चांसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होते हैं। अब मैं बात करूं अगर नेक्स्ट की, तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम फिर पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहला टाइप आप लोगों को पता होगा, दैट इज द फिजन, जिसमें एक डॉटर सेल, सॉरी एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म, सिंगल पेरेंट आपके दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका बाइनरी फिजन, एक होता है आपका मल्टीपल फिजन। अगर मैं बाइनरी फिजन की बात करूं तो यहाँ पे जो पेरेंट होता है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। किस में डिवाइड हो जाता है? दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका अमीबा। ठीक है, अच्छा लेट मी टेल यू, इस चैप्टर से काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशंस जहां पे उनको खाना, पानी या फिर उनके लाइफ के लिए जो जो चीजें उनके इंपॉर्टेंट होती हैं वो उनको नहीं मिल रही हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो मल्टीपल फिजन करता है ऑर्गेनिज्म वो होता है अमीबा। तो अमीबा आपका बाइनरी फिजन भी परफॉर्म करता है, मल्टीपल फिजन भी परफॉर्म करता है। और किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन की जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तब उस कंडीशन में प्लाज्मोडियम जो है मल्टीपल फिजन परफॉर्म करता है। तो आप मल्टीपल फिजन के अमीबा और प्लाज्मोडियम दोनों एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बडिंग प्रोसेस के थ्रू के ऊपर, जो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एक जो पेरेंट प्लांट होता है। बडिंग प्रोसेस में क्या होता है भाई, आपका जो एक पेरेंट प्लांट होता है, सॉरी ये रीजनरेशन है एंड बडिंग है। देखो भाई ये रीजनरेशन है, ये बडिंग है। तो बडिंग में क्या हो जाता है ना, हाइड्रा का जो पेरेंट प्लांट होता है, हाइड्रा इस तरीके से होता है आपका, इस तरीके से हाइड्रा के एक पर्टिकुलर प्लेस में बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है या बहुत ज्यादा सेल डिविजन हो जाता है, जिसमें एक बड बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बल्जिंग हो जाती है। यहाँ पे ये बल्जिंग ही धीरे धीरे करके क्या होती है? सेल डिविजन करती है, सेल डिफरेंशिएशन करती है और मैच्योर होकर के एक न्यू
हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो न्यू हाइड्रा पूरी फुल्ली तरीके से मैच्योर हो जाता है तो वो अपनी पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा की तरह जीने लग जाता है। तो हाइड्रा का जो प्रोसेस होता है बडिंग का, इट्स एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक आउटग्रोथ हो जाती है पेरेंट हाइड्रा के बॉडी पे। वही आउटग्रोथ जो होती है कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन परफॉर्म करती है, धीरे धीरे करके वहां से एक नया हाइड्रा बनता है, वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के एक नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस मेनली फंगस में होता है। किसमें होता है? मेनली फंगस में होता है। तो भाई होता क्या है, ये आपका इस तरीके से फंगस का वो होता है, फंगस होता है जिसमें ये जो होता है आपका, ये जो स्टिक होती है इसको हम हाइफे बोलते हैं, ये स्पोरेंजियम होता है, ये आपका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये भी किसी तरीके का सॉरी हाइफी बोल रही हूँ, सॉरी हाँ सही बोल रही हूँ, हाइफी ही होता है, सॉरी हाइफी ही होता है आपका ये लॉन्ग पार्ट। और भाई ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम के अंदर ही बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है तो ये स्पोर्स बाहर गिर जाते हैं सॉइल के ऊपर, वहां से एक नया फंगस ग्रो होने लगता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप राइजोपस लिख सकते हो, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम रीजनरेशन के ऊपर। रीजनरेशन जो होता है इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मेथड, लेकिन ये हर ऑर्गेनिज्म में टाइप नहीं होता रिप्रोडक्शन का। कुछ बहुत ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रीजनरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं बस अपने डैमेज किए हुए ऑर्गन्स को या डैमेज बॉडी पार्ट्स को रीग्रोथ करवाने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है ना, आपका ऑर्गेनिज्म ऐसे पीसेस में कट हो जाता है और हर एक पीस आपका एक नए ऑर्गेनिज्म में जनरेट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है आपका प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के साथ आप स्टारफिश भी लिख सकते हो। स्टारफिश का कोई आर्म अगर कट जाता है तो वो आर्म को वो रीजनरेट करवा लेती है, लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है रीजनरेशन का, वो प्लेनेरिया में भी होता है, बडिंग में भी होता है। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल मेंशन करोगे तो प्लेनेरिया का ही मेंशन करना कि पीसेस में कट जाते हैं और हर एक पीस एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें आपके रूट्स, स्टेम्स या फिर लीव्स में से एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है। तो इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है, व्हेन द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, व्हेन अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ब्रायोफाइलम लिख सकते हो जो कि इस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ये सेक्सुअल रोज करता है, जैस्मिन करता है। ये सारे प्लांट्स जो होते हैं आपके वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन पे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसको लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको हाइफे बोलते हैं। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो डिस्पर्स होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, जो डिस्पर्स होकर के आपका न्यू फंगस का ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देख रहे हो प्लांट्स के पास कितनी ताकत है, वो एसेक्सुअल मेथड भी परफॉर्म कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके फ्लावर के दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द एंथर फिलामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, स्टेमेन। स्टेमेन जो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल पार्ट होता है आपके फ्लावर का, जबकि पिस्टल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है एंड ओवरी होती है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होती है। तो भाई ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर आपके फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, जबकि एंथर जो होते हैं, ये मेल पार्ट जो है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट
होते हैं और इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमीट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मेल गैमीट्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो डायग्राम है कभी कभी लेबल करने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसकी लेबलिंग अच्छे से देख लेना कि मेल पार्ट जो होता है वो ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है जिसके अंदर आपके एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इससे रिलेटेड आपकी एक चीज पूछी जा सकती है कि व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ये होता है व्हेन एंथर ऑफ द वन फ्लावर रीचेस टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जब एक ही फ्लावर का एंथर उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के स्टिक होगा। जैसे ये एक फ्लावर है, यहाँ के एंथर से निकल करके यहाँ पे चला गया पॉलन ग्रेन उसी स्टिग्मा के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ के एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन आपके इसके स्टिग्मा पे आकर के स्टिक कर गया, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये टर्म अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स की। तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है ये आके स्टिग्मा पे स्टिक करता है, एक पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। पॉलन ट्यूब में से आपके दो मेल गैमीट देख रहे हो, एक ये मेल गैमीट, एक ये मेल गैमीट, दो मेल गैमीट आपके चल करके यहाँ तक ओवरी के अंदर एंटर करते हैं। एक मेल गैमीट जो होता है, एक मेल गैमीट आपके एग सेल के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या फॉर्मेशन करता है, किसकी फॉर्मेशन करता है, जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। और रिमेनिंग जो एक मेल गैमीट होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। देख रहे हो, दो बार मेल गैमीट क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, इसीलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। यही रीजन से हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो एक मेल गैमीट दो के साथ, तो 1 + 2 कितना होता है, = 3, इसीलिए हम इसे ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, जिसमें आपका पहला आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो भाई इसका डायग्राम लेबल करने के लिए बहुत पूछा जाता है, लेबल करने के लिए नहीं पूछा जाएगा तो उसके फंक्शन जरूर पूछे जाएंगे। तो फंक्शन आपके स्क्रॉटम से स्टार्ट होते हैं, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं। ये जो टेस्टीज होती हैं ये दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक तो आपकी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, मेल्स में एक स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और दूसरी होती है आपके टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस के लिए। किसके लिए, टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस के लिए, जो कि आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल्स में, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस से आपकी स्पर्म निकल करके एपिडाइडमिस में जाती है, जो कि टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए स्पर्म को स्टोर करता है। ये एपिडाइडमिस कनेक्टेड होता है किससे, यूरेथ्रा से। एपिडाइडमिस यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है थ्रू द वास डिफरेंस। तो ये वास डिफरेंस क्या होता है, इस स्पर्म को लेकर के जाता है यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा जो होता है मेल्स में यूरिन का और स्पर्म के निकलने का, स्पर्म के एग्जिट का कॉमन पैसेज होता है। फीमेल्स में यूरिन का पैसेज और एग के निकलने का पैसेज डिफरेंट होता है, मेल्स में ऐसा नहीं होता। ये वास्ट डिफरेंस जब स्पर्म को लेकर के जाता है तो 3 ग्लैंड्स होते हैं, एक सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि अपना अपना फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। ये जो फ्लूइड होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड, ये सब आपके स्पर्म को, मेल्स में स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और साथ में उसको ऐसी कंडीशन देते हैं ताकि वो इजीली स्विम कर सके। ये जो पीनिस होता है ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है आपका, जिसके थ्रू आपकी यूरिन भी पास होती है और स्पर्म भी एग्जिट लेता है। इसी के अंदर वाले स्ट्रक्चर में आपका यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। तो भाई इसका फंक्शन जरा अच्छे से पढ़ करके जाना हर एक पार्ट का। नेक्स्ट आते हैं हम आपके ह्यूमन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, जिसमें आती है ओवरी। ओवरी का मेन फंक्शन होता है ओवम को स्टोर करना, ओवम की फॉर्मेशन, और दूसरा ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन की सिंथेसिस करना। ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन की सिंथेसिस करना जो कि आपके फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए एंड साथ साथ में मेंस्ट्रुएशनल पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये ओवरी कनेक्टेड होती है फेलोपियन ट्यूब से। ये फेलोपियन ट्यूब में एक प्रोसेस होता है, एक तो ओव्यूलेशन का
और दूसरा प्रोसेस होता है आपके फर्टिलाइजेशन का। तो अगर आपसे एग्जाम में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछा जाएगा आपसे तो फेलोपियन ट्यूब लिखना है। ये फेलोपियन ट्यूब के बाद एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अगर आपका स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज कर हो गए, फ्यूज हो गए, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, तब आपका जाइगोट की फॉर्मेशन कर होती है। तो जाइगोट को कैरी करता है 9 मंथ्स के लिए आपका यूट्रस। ये यूट्रस कनेक्टेड होता है सर्विक्स से और वजाइना से। ये दोनों ही क्या होते हैं, बर्थ कैनाल होते हैं। इसी के थ्रू फीटस जब पूरा वेल डेवलप्ड हो जाता है तो इसी कैनाल के थ्रू बाहर आता है। तो भाई सारे फंक्शंस को प्लीज अच्छे से पढ़ करके जाना। और भाई फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें ओव्यूलेशन का प्रोसेस और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ लेना, क्योंकि ये 1 मार्कर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रही बात मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन जो होता है आपका कैसे होता है बताती हूँ। ये ओवरी जो होती है हर मंथ एक एग रिलीज करती है, एक बार यहाँ से रिलीज करती है, एक बार यहाँ से, हर मंथ। तो जब अगर एग जो है, अगर जो एग है आपका ओवम जो है, ओवा जो है, वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो उस केस में ये जो यूट्रस होता है अपनी लाइनिंग को थिक करता है, ताकि अगर इन केस में फर्टिलाइजेशन हो पाए तो वो जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। लेकिन अब क्या हुआ, ओवा फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में यूट्रस जो होता है वो अपनी लाइनिंग को, थिक लाइनिंग को ब्रेक करने लगता है, तोड़ने लगता है, जिसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये लाइनिंग ब्रेक होती है तो उसमें से ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर आता है थ्रू द वजाइना। इसी पूरे प्रोसेस को हम मेंसुरेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम मेंसुरेशन बोलते हैं। तो भाई अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से आप एक लॉन्ग आंसर जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने केस बेस्ड क्वेश्चन में भी, एंड इवन 5 मार्कर्स के क्वेश्चन में भी। तो भाई जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक सर्जिकल होते हैं, एक होता है बैरियर मेथड, और एक होता है केमिकल मेथड। एक होता है केमिकल मेथड, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड में वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आता है। सर्जिकल में वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आता है। वासेक्टोमी क्या था, जिसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म क्या है, रिलीज ही ना हो, और ये आपका परमानेंट प्रोसीजर होता है। ट्यूबेक्टोमी जो होता है, फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को कट करके सर्जिकली टाई कर दिया जाता है ताकि वहां से एग रिलीज ना हो। एग नहीं रिलीज होगा तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। तो सर्जिकल मेथड जो होता है वो परमानेंट मेथड होता है, ये वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो सकता। उसके बाद बात करें केमिकल मेथड की, तो आई पिल्स आती हैं, आपने सुनी होंगी आई पिल्स। ये आई पिल्स जो बहुत ही डेंजरस होती है क्योंकि ये फीमेल्स में हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट कर देती हैं। बैरियर मेथड की बात करें तो बैरियर मेथड में आपके आते हैं कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, जो कि आपके मेल्स या फीमेल्स दोनों ही यूज कर सकते हैं, जिसमें हम फिजिकली स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर होने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक जाती है। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को रोकता है, तो वो मेथड है आपका बैरियर मेथड, जिसमें हम कॉन्डम्स का यूज करते हैं। उससे आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने के चांसेस नहीं होते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये सारे मेथड्स वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इसको अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो। सो दिस वॉज एंड ऑफ आवर सेशन। तो जल्दी से जरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि आपसे कोई भी मेरा अमेजिंग सेशन मिस आउट ना हो। इस सेशन की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, इसीलिए उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।